नमस्ते। 19वीं शताब्दी में भारत में की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अपने अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी में से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अंग्रेजों का राज था। इस समय भारतीय महिलाओं की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने व स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों की मांग करने और व्यवहार के नियमों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में अज्ञानता इस सीमा तक बढ़ गई थी कि स्वतंत्रता के पहले तो स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 6% से भी कम था। यह शिक्षा भी केवल कम चलाऊ ही थी। किसी भी स्त्री द्वारा बाल विवाह अथवा पर्दा प्रथा का प्रयोग करना उसके चरित्र के लिए एक कलंक समझा जाता था। स्त्री के संबंध उसके माता पिता के परिवार तक सीमित थे तथा परंपरागत धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करना ही उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के समस्त अधिकार समाप्त हो गए। सैद्धांतिक रूप से ही स्त्री परिवार के सभी कार्यों की संचालिका बन थी, लेकिन व्यवहार में यह सभी अधिकार परिवार के पुरुषकर्ता को प्राप्त हो गए। स्त्री का विवाह बहुत छोटी उम्र में ही किए जाने के कारण उसका जीवन प्रारंभ में ही परंपरागत निषेध और रूढ़ियों से युक्त हो गया। वैदिक काल की सामग्री अब अर्थशास्त्र की सेविका बन गई। परिवार में स्त्री का एकमात्र कार्य बच्चों को जन्म देना और पति के साथ संबंधियों की सेवा करना रह गया। परिवार में दहेज की मात्रा, सदस्यों की सेवा और धार्मिक कार्यों को लेकर स्त्री का शोषण एक बहुत सामान्य सी बात हो गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह था कि स्त्रियां भी इस अत्याचार को अपने पूर्व जन्म कर्म का फल मानकर इससे संतुष्ट रहती थी। इससे उनकी स्थिति में निरंतर ह्रास होता गया। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों को योग्यताएं डिसेबिलिटी सबसे अधिक थी। उन्होंने संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा गया, बल्कि स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। स्त्री स्वयं संपत्ति के भोग बन चुकी थी, फिर उससे संपत्ति के अधिकार किस तरह प्रदान किए जा सकते थे। स्त्रियों के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना एक अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाने लगा। हमारे समाज का इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कि एक स्त्री भूख और प्यास से चाहे कितनी भी संतप्त हो, लेकिन कोई आर्थिक क्रिया करना उसकी कुशलता के विरुद्ध मान लिया गया। इन आर्थिक नियोक्ताओं का ही परिणाम था कि स्त्री को बड़े अमानवीय व्यवहार के बाद भी पुरुषों की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आत्महत्या इस निर्भरता का एकमात्र एक साधन रह गया और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा हिस्सा लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। जब घर के स्त्रियों का मनमाना शोषण करने वाला पुरुष घर से बाहर अंग्रेजों का गुलाम था, तो स्त्रियों द्वारा राजनीति में भाग लेने की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। यद्यपि सन 1919 के बाद स्त्रियों द्वारा मताधिकार देने के प्रयत्न किए गए, लेकिन उसमें कोई व्यावहारिक सफलता नहीं मिल सकी। सन 1937 के चुनाव में पति की शिक्षा और संपत्ति के अधिकार पर बहुत थोड़ी स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। वास्तव में स्त्रियों की संपूर्ण राजनीतिक चेतना अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही बंद थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1919 के पश्चात कुछ स्त्रियों ने राजनीति में भाग अवश्य लिया, लेकिन कुलीन परिवार इसका सदैव विरोध करते रहे। स्त्रियों की निम्न स्थिति कारण फैक्टर्स ऑफ बैकवर्ड पोजिशन ऑफ वुमेन 19वीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति के निम्नलिखित कारण थे। शिक्षा, कुछ विद्वान हिंदू वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों की जटिलता को स्त्रियों की स्थिति के पतन का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि स्त्रियां शिक्षित होंगी तब न तो उन्होंने पक्षपात धार्मिक विधानों को स्वीकार किया होता और न वे अपने अधिकारों से वंचित हो पाती। एक शिक्षा के अभाव में स्त्रियों का जीवन अपने परिवार तक ही सीमित हो गया। उनकी एकमात्र शिक्षा पिता और पति के द्वारा मिलने वाले स्वार्थपूर्ण धार्मिक उपदेश थे। इन रूढ़िगत उपदेशों द्वारा स्त्री को अपनी स्वतंत्र अस्तित्व भूल जाने के लिए बाध्य किया गया और पति तथा पुत्र की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म निर्धारित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था एक पक्षी हो गई, जिसमें पुरुषों के अधिकार निरंतर बढ़ते गए और स्त्रियों की स्थिति निम्नतम हो गई। जिन स्त्रियों ने कुछ शिक्षा ग्रहण की, वे इसका उपयोग एक तथाकथित धर्मशास्त्रों को पढ़ने में करने लगी, क्योंकि उस समय स्त्रियों द्वारा सतियों और पवित्र व्रत धर्म की कथाएं पढ़ना ही नैतिकता की कसौटी मानी जाती थी। अशिक्षा के कारण स्त्रियां अपनी इस स्थिति को समाज का धर्म समझने लगी और यही रूढ़िगत आदर्श माता पिता अपनी पुत्री को निरंतर हस्तांतरित होने लगे।
अशिक्षा के कारण धर्म के वास्तविक रूप को कभी समझा ही नहीं जा सका। कन्यादान का आदर्श हिंदू संस्कृति में कन्यादान के आदर्श का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है, लेकिन उस समय सामाजिक व्यवस्था का रूप अत्यधिक परिष्कृत होने के कारण इन आदर्शों का दुरुपयोग किया गया। कन्यादान का आदर्श वास्तव में कन्या के लिए भी योग्य वर ढूंढने से संबंधित है, क्योंकि दान किसी पुत्री सुपुत्र को दिया जा सकता है। इसी भावना के आधार पर वर के चुनाव में स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। स्मृति काल के बाद कन्यादान की विवेचना इस प्रकार की जाने लगी जैसे कन्या एक वस्तु हो। इस आधार पर यह विश्वास किया जाने लगा कि जो वस्तु एक बार दान कर दी जाती है उससे न तो वापस लिया जा सकता है, न ही पुनः दान में दिया जा सकता है। दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसका भी किसी भी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक पुरुष पुत्र बन गया और प्रत्येक स्त्री दान में दी जाने वाली एक निर्जीव वस्तु हो गई। इस प्रकार कन्यादान संबंधी विश्वास स्त्रियों के अधिकारों को समाप्त करने वाला एक प्रमुख कारण बन गया। पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। उत्तर वैदिक काल के पश्चात में स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाने के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पुरुषों पर निर्भर हो गए। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा शोषण होने पर भी परिवार की सदस्यता को नहीं छोड़ सकती थी। अधिक शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से कई आर्थिक क्रियाएं करना भी उनके लिए संभव नहीं रह गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों पर पुरुषों का एक अधिकार निरंतर बढ़ता गया। इस आर्थिक कारक का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कभी इतना हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वे आर्थिक रूप से पुरुषों की दया पर इतना अधिक निर्भर नहीं रही है। आर्थिक निर्भरता ही व्यक्ति को सब कुछ सह लेने के लिए बाध्य करती है। निर्भरता की स्थिति में अधिकारों की मांग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार का ढांचा इस प्रकार है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार देकर इसे किसी भी सुरक्षित नहीं रखा जा सका। संयुक्त परिवार का ढांचा इस प्रकार का है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार देकर इसे किसी भी प्रकार भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसके फलस्वरूप संयुक्त परिवारों ने अनेक कथाओं और तथाकथित धार्मिक आदर्शों के आधार पर स्त्रियों को यह विश्वास दिलाया कि पति के क्रोधी, पापी और दुराचारी होने पर भी उसकी देवता के रूप में पूजा करना स्त्री का परम धर्म है। संयुक्त परिवार के पुरुष शासकों को संभवतः यह भय था कि स्त्रियों में चेतना का विकास होने से परिवार में उनका शासन समाप्त हो जाएगा। इसका इस आशंका को समाप्त करने के लिए भी स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित करके उनका मनमाना शोषण किया जाता रहा। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में संयुक्त परिवार एक गुणकारी संस्था होते हुए भी स्त्रियों की स्थिति को गिराने में अत्यधिक सक्रिय रहे। बाल विवाह भी स्त्रियों की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण है। छोटी आयु में ही विवाह की हो जाने के कारण स्त्रियां न तो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और न ही समाज में मौलिक अधिकारों को समझकर अपने अधिकारों की मांग कर सकती थी। अल्पायु से उन्हें पति की उचित और अनुचित शिक्षा और आज्ञाओं का पालन करने की सीख मिलने के कारण यही उनका पर्यावरण बन गया। जब तक उनकी बुद्धि परिपक्व हो तब तक अनेक बच्चों के मां बन जाने के कारण अपने को पूरी तरह समर्थ और संयुक्त परिवार का आश्रित पाती थी। आज भी बहुत से व्यक्ति बाल विवाह का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें नव विवाह स्त्रियों को सही प्रकार के नियंत्रण में रहने के योग्य बनाया जा सके। उनके लिए स्त्रियों की चेतना और अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं है। वैवाहिक कुरीतियाँ। अनेक वैवाहिक प्रथाओं जैसे अंतर विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह पर नियंत्रण और दहेज प्रथा आदि ने भी स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। इन प्रथाओं के कारण समाज और परिवार में स्त्रियों को एक भार के रूप में समझे जाने लगा। माता पिता के सामने एक ही समस्या कि किस प्रकार उनकी पुत्री का विवाह किया जाए। योग्य वर का चुनाव करने कुछ भी महत्व नहीं रह गया। इस स्थिति में घर पक्ष के व्यक्ति स्त्री को एक लाभप्रद वस्तु के रूप में देखने लगे, जिसके आने का एकमात्र लाभ अनेक उपहारों को प्राप्त करना था। अधिक से अधिक उपहार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक त्यौहार और संस्कार के समय कन्या पक्ष के लिए यह आदेश कर दिया गया कि वह वर पक्ष को धन और वस्तु भेंट करें। इस प्रकार प्रत्येक माता पिता के लिए कन्या का जीवन एक आर्थिक भार बनने के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निरंतर गिरती रही। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में तेजी से ह्रास हुआ। यद्यपि इससे पहले कि स्त्रियों के सभी अधिकारों से वंचित किया जा चुका था, लेकिन तो भी स्त्रियों की स्थिति का रूप इतना विषम नहीं था। मुसलमानों में स्त्रियों की कमी होने के कारण हिंदू स्त्रियों और यहाँ तक कि विधवाओं से विवाह करने का पूरा प्रयत्न करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक व्यवस्था को इतना कठोर
कठोर रूप दे दिया गया कि स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं छोड़ा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक व्यवस्था को इतना कठोर रूप दे दिया गया कि स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। इस परिस्थिति में बाल विवाह, पर्दा प्रथा के नियमों का कठोरता में पालन किया जाने लगा। विधवाओं को कैदी के समान रखा जाने लगा। स्त्रियों के घर से बाहर निकलने पर नियंत्रण लगा दिया गया। फिर उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। समाज के तत्कालीन कर्णधारों ने यह नहीं सोचा कि रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न में वे ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो कभी भी दासता के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विभिन्न युगों में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण यदि भिन्न रहे हैं, लेकिन इसका मूलभूत कारण सामाजिक व्यवस्था और पुरुषों का एक अधिकार और स्त्रियों में शिक्षा का नितांत अभाव होना था। अनेक कर्मकांडों, रूढ़ि और कुरीतियों में स्त्री का जीवन इस तरह उलझता गया कि अनेक प्रयत्नों के बाद भी हम उन्हें उनका वास्तविक पद नहीं है या पा रहे हैं। 19वीं शताब्दी महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अपने अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण शिक्षा, कन्यादान का आदर्श, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, परिवार व्यवस्था, बाल विवाह, वैवाहिक कुरीतियाँ, मुसलमानों के आक्रमण। थैंक यू।